नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, पिछले 2 दिनों से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं इस समय राष्ट्रीय जनता दल के व्यवहार में शीर्ष नेता तेजस्वी यादव के बयान और उसके बाद राजनीति में उसको लेके मचा हुआ घमासान हमारे आपके सामने है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में इमारत ए शरिया नाम के बैनर से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य था वक्फ कानून का विरोध करना और उसमें विपक्ष के अनेक नेताओं को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और उनके साथ शामिल हम इन सबके को उसमें आमंत्रित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इन लोगों ने संसद में वक्फ कानून को पारित किया था। तो जाहिर है कि इनको आमंत्रित नहीं कर सकते थे। उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आमंत्रित थे, ये नहीं पहुँचे, लेकिन इनका संदेश पढ़ा गया। कांग्रेस की ओर से भेजे गए, नहीं भेजे गए, लेकिन सलमान खुर्शीद उसमें उपस्थित थे। सलमान खुर्शीद लंबे समय से वक्फ कानून को समाप्त कराने के अभियान में शामिल रहे हैं। सलमान खुर्शीद विदेश में जाकर प्रतिनिधि मंडल के साथ क्या बोले हैं उसको अलग कर दीजिए। वो विदेश का मसला था, सरकार ने उनको भेजा था, अधिकारियों ने उनको चीज़ें बताई थी और वहाँ उनको जो विषय रखना था उस नाते उन्होंने रखा। उनको पार्टी में उनकी आलोचना हुई, लेकिन उस रूप में वो नहीं है। यहाँ जो दिल्ली से केंद्रित और देश भर में जो इस समय मुसलमानों के एक एलीट वर्ग की, जिस कोई जो आवश्यक नहीं है कि वो जनता के बीच भी लोकप्रिय हो, मैं देखता रहता हूँ उसकी जो अनेक गतिविधियाँ होती हैं उसमें सलमान खुर्शीद शामिल रहते हैं। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होती है, 25-30 लोग होते हैं, उसमें रहते हैं, कुछ और रहते हैं, और वो उस अभियान में शामिल है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत में मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये मुसलमानों के मजहब को, मुसलमानों के मुद्दे को उस ढंग से समाप्त कर रही है और इस सरकार का विरोध करना, इसको हटाने में ही मुसलमानों की भलाई है। और उसके लिए, लेकिन चूंकि इस समय वो कांग्रेस की मुख्य धारा में भी लंबे समय से नहीं है, कांग्रेस का कोई पद उनके पास नहीं है। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा होगा। उनका अपना कोई जनता के बीच जनाधार भी नहीं है और फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की व्यक्तिगत क्या स्थिति हो सकती है अगर अकेले चुनाव लड़े, या बिहार में ही क्या होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो लेकिन वहाँ उपस्थित थे, लेकिन वो कांग्रेस नेता के बजाय मुझे लगता है कि एक मुस्लिम नेता के रूप में उपस्थित रहे होंगे, क्योंकि उसमें अनेक मुस्लिम नेता थे। अब इमारत शरिया में तेजस्वी यादव जी का लंबा भाषण हुआ है। उन्होंने कहा कि बस नवंबर आई और बिहार से ये सरकार एनडीए की जा रही है, हमारी सरकार आई और हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, मानेंगे नहीं। ये सरकार अक़लियत की विरोधी है, मुसलमानों की विरोधी है और आपके हक को मारती है। फिर उन्होंने ये बताया कि जब लालू प्रसाद यादव शासन में थे तो उन्होंने क्या क्या किया है मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए क्या किया है, कैसे आपके साथ खड़े रहे हैं, और उसमें सारी कहानी, चाहे राम जन्मभूमि हो, फला, सब कुछ उन्होंने बोला। स्वयं भी वो सरकार में थे, हालांकि उनके पास सरकार में होने पर प्रमाण के साथ कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है, बाकी तो दावा आप कुछ कर दीजिए। इस समय बिहार की जो स्थिति है उसमें चूंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, तो विपक्ष में इस समय तेजस्वी यादव ही नेता है। इसको तो स्वीकार करने में कहीं समस्या नहीं है। पिछले चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन को तगड़ी चुनौती दी और भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादातर मुख्य लड़ाई उन दोनों के बीच में थी। जनता दल तो तीसरी पार्टी बन गई, तो उसके आधार पर इतना तो मान सकते हैं कि उनका एक तगड़ा जनाधार बिहार में है।
लेकिन वो तगड़ा जनाधार किस कारण से है यह भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के अंदर 2020 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक वर्ग भी है, वो जेडीयू का भी सपोर्टर है, वो बीजेपी का समर्थक है, वो आरजेडी का घोर समर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि उनको नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा समस्या है, जदयू से समस्या रही है, या बहुत सारे लोगों को जदयू से टिकट नहीं मिला और वो उस ढंग से खेमे में रहे, ऐसे सारे लोग वहाँ चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे थे। कुछ चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने के कारण कुछ लोग उसमें थे, चिराग पासवान की पार्टी के टिकट से जिन लोग चुनाव लड़े उसमें ऐसे लोग थे जिनके अपने क्षेत्र में पर्सनली 15-20 हज़ार वोट रहे हैं कई लोगों के, तो उन्होंने उतने वोट काटे और उसके कारण आरजेडी की सीटें काफ़ी हो गई थी। ये नहीं था कि सब आरजेडी के वोटर थे, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी का जनाधार नहीं है, हाँ उसका जनाधार नहीं था, क्योंकि बिहार के लोगों ने 5 चुनाव लगातार आरजेडी को हराया था, पूरे परिवार को चुनाव हराया था। 2005 फरवरी में जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें पहली पराजय थी लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और वो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन चूंकि दूसरी ओर किसी को बहुमत नहीं मिला और बिहार की जनता ने रामविलास पासवान की लोजपा को उस समय 29 सीटें दे दी, सरकार बनाने का पूरी ताकत उनके जिम्मे थी। अगर वो चाहते लालू जी की सरकार बन नहीं सकती थी। रामविलास जी उस समय लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध जो लड़ाई थी उस समय, कुशासन और इसको जंगल रात कहते हैं, उसके कारण उनको वोट मिला था और उसमें जो उनके साथ कैंडिडेट थे उनका भी अपना आधार था, लेकिन उन्होंने सरकार नहीं बनने दिया। फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ, उसमें लालू जी की पार्टी साफ हो गई, सब लोग चुनाव हार गए, पूरा परिवार चुनाव हार गया और उस समय लोजपा की भी स्थिति खराब हो गई। 29 सीटें थी उनकी, बाकी वो बिल्कुल उनको लगा कि हमारे से सरकार बन जाएगी, वो भी मटिया मेट हो गए। बिहार की जनता ने उनको भी, उनके परिवार को भी हरा दिया था और उसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बनी थी। तो 2 चुनाव, फिर उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ। आप सोचिए 2009 के लोकसभा चुनाव में यूनाइटेड पीपुल्स अलायंस, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में, सत्ता में वापस आई। लेकिन बिहार में आरजेडी बुरी तरह चुनाव हार गए, लालू जी खुद अपना चुनाव हार गए और उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं जीता। फिर 2010 का विधानसभा चुनाव आया, उसमें तो साफ हो गई पार्टी, मतलब केवल वो, मतलब आप समझिए कि इतनी सीटें नहीं मिली जिससे विपक्ष के नेता का पद मिल सके, ये आरजेडी की स्थिति हो गई और परिवार का कोई नहीं जीता। उसके बाद आया 2014 लोकसभा चुनाव, उसमें भी बिहार की जनता ने उनको समाप्त कर दिया। तो आप सोचिए बिहार के लोगों ने, जो ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग हमारे सपोर्टर हैं, 2005 के 2 चुनाव, 2009, 2010 और 2014, लालू जी की पार्टी साफ हो गई। लेकिन इसी बीच 2 घटनाएं बिहार में हुई। एक घटना हो गई कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितिज पर आ गए, उसमें रामविलास जी ने किसी प्रकार से भाजपा से संपर्क किया और भाजपा ने उनको साथ ले लिया। अब वो 6 सीट पर लड़े, 6 पर जीत गए। उधर नीतीश जी के अंदर ये भाव पैदा हो गया था कि हम तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा हो जाओ, और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वो बोलने लगे, उन्होंने इनसे अलग कर दिया और फिर उन्होंने लालू जी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिया और फिर मिलकर चुनाव लड़े। तो 2015 में दोनों को मिलाकर बहुमत मिल गया। तो लालू जी की राजनीति को ही 2015 में रिटर्न हुआ, लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिला है। तो उसी पृष्ठभूमि में 2020 थी। तो अगर अलग से वो चुनाव लड़ते हैं इस बार, तो इस बार थोड़ी पहचान होगी। हालांकि अब पहले वाली स्थिति नहीं है, चूंकि आप 2 बार सरकार में आ चुके हैं, नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, उसमें आपकी पार्टी की एक ताकत है, एक समीकरण बना हुआ है। व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी को लेकर के एक असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक भाव है कि नीतीश जी सरकार में, नीतीश जी के
का नेतृत्व चेंज होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का लीडरशिप अभी नीतीश जी के नेतृत्व चेंज करने की स्थिति में नहीं है, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश जी उस सिचुएशन में है कि जिसके साथ चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। आज आरजेडी उनके विरुद्ध है, लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने कहा कि हम साथ आते हैं, तुरंत गठबंधन हो जाएगा और फिर उनकी सरकार भी बन जाएगी और फिर वो चुनाव भी लड़ लेंगे साथ। अब परिणाम क्या होगा वो अलग पक्ष है। तो इस स्थिति में वो है। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिहार में पहली बार ओवैसी ने चुनाव की पार्टी लड़ी थी और ओवैसी की पार्टी ने 11% मुस्लिम वोट काट लिए थे। मुसलमानों पर पहले आरजेडी का एकाधिकार होता था, 11% मुस्लिम वोट काट लिया उसने, और वो पूर्वांचल से 5 सीटें, सीमांचल की एरिया से 5 सीटें उनकी पार्टी जीत गई। तो माना जाता है कि वो जो आरजेडी को थोड़े वोट की कमी हो गई और जो थोड़ी सीट घटी थी उसमें ओवैसी की भूमिका थी। हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि चिराग पासवान के भी चुनाव लड़ने के कारण तथा व्यक्तिगत नीतीश जी से कुछ ऐसी जातियों में जो आरजेडी का वोटर नहीं रही है, उनके अंदर असंतोष के कारण और बीजेपी से नाराजगी की बीजेपी उनके साथ क्यों चिपकी हुई है, वो भी वोट उनको मिला था। तो लेकिन अब वो लगता है कि इस समय जो वक्फ की लड़ाई है और मुसलमानों के साथ हम जगह जगह खड़े होंगे, बताएंगे, तो फिर मुसलमानों का वोट हमको कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गठबंधन होने जा रहा है। प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की बात कर रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए, और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम पार्टी है ही है। तो इस बार के चुनाव में फिर एक बार मुस्लिम वोट के विभाजन की संभावना बन गई है। तो उसको कैसे, और चूंकि जो लोग ये देख रहे हैं कि भाई जेडीयू को दिक्कत हो जाएगी, मुस्लिम वोट नहीं मिला, तो सीएसडीएस का एक सर्वे बताता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 77% वोट फिर भी अकेले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को गया था, 11% गया था ओवैसी की पार्टी को, और 12% जो वोट बचे थे उसी में से जेडीयू को गया था, थोड़ा बहुत जो और पार्टियां थी उनके पास गया था। तो जेडीयू को तो 2020 में ही मुसलमानों ने छोड़ दिया, जो हम पासमानदा कहते हैं उस पर कभी आगे बात कर लेंगे। तो जेडीयू को इससे भय नहीं है, भय वहाँ है। लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटों के लिए देश में फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपंथी, सांप्रदायिक तत्वों को उनके अंदर अलगाववाद पैदा करना और ये भाव पैदा करना कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की बीजेपी, ये मुस्लिम विरोधी है, इसके खिलाफ मुसलमानों को विद्रोह करना चाहिए, मुसलमान उठ के खड़े हों। और वो करने के लिए एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति कहेगा कि संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून हम नहीं मानेंगे। इमारते शरिया क्या है? इमारते शरिया 100 साल पहले बना हुआ संगठन है, यद्यपि उसकी पृष्ठभूमि 200 साल की है। जब देश में मुसलमानों का धीरे धीरे संगठन बने और देश में मुस्लिम शासन स्थापित हो, शरिया के आधार पर देश चले, वो सब विचार होने लगा, तो अलग अलग समूह बनने लगे और उससे जुड़े हुए लोग करते 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 फिर सम्मेलन करते हुए फिर वहाँ तक पहुँचे, और फिर बिहार, आज जो झारखंड है, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों को मिला के ये संगठन बनाया। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। और इमारतें शरिया यही मानती है कि भैया हमको अपने इस्लाम को ठीक से प्रचार करना है, लोग शरिया का ठीक से पालन करें, कुरान शरीफ के अनुसार चलें, ये है। तो दिखाने के लिए ये है, और वो मुसलमानों के शिक्षा की दृष्टि से कुछ करते हैं। कई बार तो पिछली बार उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई आधुनिक शिक्षा मुसलमानों को लेनी चाहिए, उसके कारण भी उसमें विभेद हो गया। लेकिन दूसरी ओर वो जैसे तलाक के मामले हैं उसमें वो अरे फैसला लिख के तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन शरिया अदालतें लगा करके वो उनको बताते हैं कि तुमको रहना है, नहीं रहना है, कैसे करना है, फैसला करते हैं। खुल्ला के मामले पर करते हैं, कहीं कहीं प्रॉपर्टी के मामले पर सुना है कर रहे हैं। तो ये पैरेलल कर रहे हैं। उनका केंद्र फुलवाड़ी शरीफ है। वो आप जाएंगे तो फुलवाड़ी शरीफ में इमारत ए शरिया का एक बड़ा केंद्र है और वहाँ जलसा होते रहते हैं। और वो ये फुलवाड़ी शरीफ, मैं इस संगठन पर कोई आरोप अभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन बिहार में जो ये निकला था PFI का कि 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बना देंगे, और एक रिटायर पुलिस का अधिकारी, छोटा अधिकारी, वो ट्रेनिंग दे दे कर कैसे शरिया को लागू किया जाए, कैसे गजवाई हिंद करें, हिंदुओं को कैसे मुसलमान बनाए, कैसे उनको पराजित करे, सब ट्रेनिंग देता था। उसका केंद्र फुलवाड़ी शरीफ ही था और वहाँ से वो फैला था। तो अब वो संगठन है, उस संगठन की कोई कभी जांच नहीं हुई है। उस संगठन में
हैं, हालांकि उन्हें यहाँ पद का चलता है, उस संगठन पर खड़े होकर के और तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं, उस मंच पर इतने भयानक खतरनाक बातें हुई हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वक्फ का कानून संसद ने पारित किया है, ये बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। लेकिन पता है इनको कि 3 तलाक को भी ये इस्लाम का विषय लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ढंग से 3 तलाक का इस्लाम में कहीं कोई स्थान नहीं, दुनिया के इस्लामी देशों ने छोड़ दिया और ये आज तक उस फैसले को मुसलमानों के विरुद्ध बनाकर प्रचार करते हैं। अयोध्या मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज तक कहते हैं कि अयोध्या ने तो कहा ही नहीं कि भैया वहाँ कोई मंदिर था और फलाना था, और उसने आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। जबकि आप कल्पना करिए कि ये मुकदमा कितने साल चला है, 1949 से मुकदमा चला है और तब होते होते 2019 में जाके फैसला हुआ है। 70 वर्ष तक मुकदमे चले हैं। ये नीचे से आते आते हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया, उसके बाद 9 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में चला है, 1 दिन 2 दिन नहीं चला है। इतने गवाह हुए हैं, इतने प्रमाण इकट्ठे किए गए, दोनों तरफ से जीरा हुई है, करें आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी पता है कि ये वक्फ का कानून जो है उस तरीके से नहीं है कि इसको 370 को भी सोचते थे कि ये रद्द हो जाएगा, नहीं हुआ है। तो ये इनके अंदर भय है कि वक्फ नहीं रद्द होगा तो उसके बाद सजा करो। फिर अब मुसलमानों का वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी अलग अपना चला रही है। हर कुछ पार्टियों में कुछ समय तक सबको अपने को हिंदू दिखाने की होड़ लगी हुई थी। जब बीजेपी सत्ता में आ रही तो मैं हिंदू, मैं बड़ा हिंदू। बीजेपी तो तेजस्वी जी कहे बीजेपी कभी मंदिर नहीं बनाएगी, मंदिर तो हम ही लोग बनाएंगे। आज भाषा बदल गई है। कांग्रेस के नेता बोलने लगे थे कि कांग्रेस के शासन में ही अयोध्या में मंदिर बनेगा, बीजेपी कभी नहीं बनाई थी। लेकिन इस समय यह लगा है कि भाई हिंदुओं का एक वोट उसके कंसोलिडेट हो गया है। तो एक तो जाति के आधार पर तोड़ो कि पिछड़े दलित जो अखिलेश जी कर रहे हैं, उसने पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को जोड़ो और फिर चुनाव जीतो, और मुसलमानों के वोट के लिए जो है बार बार ये करो कि मुसलमान वोट हमारे साथ रहे। और इस समय कांग्रेस भी बिहार में जोर लगा रहे, हालांकि वो आरजेडी के गठबंधन में है कांग्रेस, तो कांग्रेस जोर लगा रही है। तो अब वोट तो आपको मिल ही रहा है, 77% पिछली बार भी मिला है, मान लो 80% मिल जाएगा, 85% मिल जाएगा। लेकिन उस वोट के लिए एक डेंजरस देश के विभाजनकारी स्थिति पैदा करना, देश में मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा पैदा करना कि तुम्हारे मजहब के, तुम्हारे दीन के विरुद्ध ये सरकार काम कर रही है। मजहब दीन का वहाँ क्या अर्थ है, उसके लिए हजारों लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कितना खतरनाक है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जिस प्रकार से आलोचना कि समाजवादी नमाज उनको पढ़ने का अपना अधिकार है, मुसलमानों को वो नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने से कोई पार्टी रोक नहीं सकती है किसी को, वो उनका मजहबी अधिकार है, वो मस्जिद में पढ़ें। हाँ, सड़कों पर सड़क घेर कर, मैदानों को घेर कर, वो ज़रा ठीक नहीं है। उसका विरोध हुआ है और धीरे धीरे वो कब्जा करते रहे हैं। हालांकि अभी अनेकों जगह कब्जे हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं केवल इतना से सहमत हूँ कि जैसे आज जो स्थिति, जिस ढंग से तेजस्वी जी ने भाषण दिया है, संविधान की धाराएँ हैं, 256 धारा कहती है कि राज्य का दायित्व है कि संसद द्वारा पारित कानून को अपने यहाँ लागू करे और माने। 254 एक धारा कहती है कि राज्य वैसे कार्यकारी आदेश जारी करेगा जिससे केंद्र के कार्यकारी आदेशों में समस्या नहीं हो। धारा 73 केंद्र को राज्यों के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अब आप सोचिए, धारा 355, अगर कोई आदेश कोई सरकार कानून संविधान नहीं मानती है तो धारा 355 के तहत वो राज्य को से पूछा जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है। और धारा 356 में तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है कि आपने छोड़ दिया है। ये देश को कहाँ ले जाते हैं। पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, अब ये कह रहे हैं नहीं मानेंगे। वैसे चुनाव जीतेंगे आवश्यक नहीं, क्योंकि इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस समय की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और उसके साथ हम बाकी का जो गठबंधन है वो इस समय बिहार में आगे दिख रहा है। इस समय की परिस्थिति में बता रहा हूँ, उसमें आरजेडी के इस समय सत्ता में आने की संभावना नहीं है और कांग्रेस की। लेकिन सत्ता में नहीं आए तो इतना खतरनाक खेल खेलना, ये न भूलें कि विभाजन का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे बिहार में हुआ, जहाँ ज़बरदस्त दंगे हुए। बिहार से मुसलमान दंगे करके बिहार के लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान किया, बंगाल से प्रभावित थे। और बिहार बंगाल का बड़ा भाग
बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मिल गया, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। तो ये स्थिति हमारे देश की, ये स्थिति हमारे मुसलमान वोटों के लिए जो नेताओं की है, बहुत चिंताजनक है, बहुत खतरनाक है। इससे बचना चाहिए। वोट के लिए आप प्रयोग करिए, लेकिन वोट के लिए जो सच है, जो उचित है, उतनी ही बात बोलनी चाहिए। अन्यथा इसका रिएक्शन अगर दूसरे समाज में होगा तो फिर वह होगा ही होगा। जिस ढंग से बातें हो रही हैं, तो ये मत भूलिए कि दूसरे समाज में भी रिएक्शन होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जितनी बांटने की हिंदू समाज को कोशिश हो रही है, वैसे तो जाति, हमारे यहाँ जातियों में लोग बटे हैं, लेकिन उस ढंग से 2014 के बाद फिर से बट जाएंगे और वो हिंदू समाज जाति में बट कर के और इनके पक्ष चला जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये एक चिंताजनक, और हमको, आपको, सबको सचेत रहना चाहिए। हम सबको भी जाति में बंटने से अपने को बचना चाहिए। कोई भी पार्टी आपको अच्छी लगती है उसको वोट दीजिए, जो बुरी लगती है उसको वोट मत दीजिए, लेकिन जाति के आधार पर और मुसलमान विरोधी ये सरकार है, सेकुलर विरोधी है, ये बातें की जा रही, इसके आधार पर मतदान मत करिए। ये देश के लिए खतरनाक है। एक बार हमारा देश बट चुका है, पहले तो इतिहास में और भी बटा है, दोबारा इस देश को बटने नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।